बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 19 मार्च 2021 है और स्वीडन के दारुल स्टॉकहोम में आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, सनी डे है और सूरज निकला हुआ है। आज हम एक सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं जिसकी तफसीलात आपको बताएंगे। हम स्वीडन के दारुल स्टॉकहोम से स्वीडन के शुमाली शहर उमियो का सफ़र कर रहे हैं। ये तकरीबन 650 किलोमीटर तवील फ़ासला है और ये स्वीडन के जो मशरकी साहिल है इसके साथ जो E4 मोटरवे है इससे ये सफ़र होगा। इसमें रास्ते में कई अच्छे मकामात आएंगे और वहाँ की भी आपको तफसीलात साथ साथ बताते जाएंगे और इसमें वहाँ उमियों के भी कुछ अहम मकामात आपको दिखाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा सफरी ब्लॉग जो है वो पसंद आएगा। और आज ही के दिन 19 मार्च 1995 को हमने एक और सफ़र किया था और वो सफ़र था पाकिस्तान से स्वीडन आने का। और 19 मार्च की दोपहर को हम यहाँ पे पहुँचे थे और आज 19 मार्च 2021 को हम स्वीडन के दारुल स्टॉकहोम से शुमाली शहर उमियो की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए रास्ते में आने वाले बहुत खूबसूरत मकामात और बाज़ ऐसे मकामात जिनमें आपको यकीनन बहुत दिलचस्पी होगी। जी, हम इस वक्त अपने घर से निकले हैं और स्टॉकहोम से हम गुजरते हुए जा रहे हैं। अभी हमारी दाईं जानब जो है वो यहाँ का स्टॉकहोम का जो एयरपोर्ट है आर्लंडा वो है और यहाँ से हम E4 से ये आर्लंडा को दाईं तरफ छोड़ते हुए हम जो है उपसाला की जानब जाएंगे और फिर गैवले जो सिटी है स्वीडन का वहाँ हम इंशाल्लाह जो है वो लंच करेंगे और फिर वहाँ आपको वहाँ की तफसील बताते हैं। ये हम इस वक्त उपसाला के पास से गुजर रहे हैं। उपसाला स्वीडन का जो है वो बहुत पुराना शहर है और यहाँ स्वीडन की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है उपसाला यूनिवर्सिटी वो है। इसके अलावा यहाँ पर स्वीडन की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है जो दुनिया की बेहतरीन ज़राई यूनिवर्सिटीज़ में जिसका शुमार होता है। और यही उपसाला में एक पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा कि जिसमें हमने कहा था कि स्वीडन में इस्लाम के आसार 8वीं और 9वीं सदी में है। तो यहाँ बहुत से उस दौर के कुछ मुसलमानों की कब्रें भी ये जो गमला उपसाला है वहाँ उनकी मौजूद है। तो इस लिहाज से ये एक बड़ा तारीखी शहर है और इससे गुजरते हुए हम जो है वो अपने मंजिल उमियों की तरफ रवा दवा हैं। ये हम गुजरते हुए जा रहे हैं और ये मोटरवे के बिल्कुल राइट साइड पे आप देख रहे हैं, इसको ड्रैगन गेट कहते हैं। जिस तरह से चाइना में बना है उस तरह की ये बिल्डिंग है। अब हम स्वीडन के टाउन गैवले में पहुंच आए हैं। ये E4 के ऊपर ही वाक़या है और यहाँ ये एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। वहाँ पे हम लंच करेंगे और यहाँ की कहते हैं कि यहाँ पे लक्स या सैल्मन है ये वो बहुत अच्छी मिलती है। तो यहाँ लंच के बाद जो है हम अपना बकिया सफ़र जो है वो जारी रखेंगे। ये बहुत खूबसूरत लंच रेस्टोरेंट है जो हाईवे के मोटरवे के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है और इनके पास चाय कॉफ़ी और खाने की भी काफ़ी वैरायटी है और लोग जो यहाँ से गुज़रते हैं वो यहीं पे खड़े होके जो है वो लंच करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि साथ ही जो E4 मोटरवे है जो स्टॉकहोम से स्वीडन के नॉर्थ में जाती है वो जा रही है और इसके बिल्कुल ऊपर उन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया है। बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट और कुशादा रेस्टोरेंट है। तो यहाँ हम अभी लंच करते हैं और इसके बाद हम अपना सफ़र जो है वो आगे की जानब जारी रखेंगे। Yes. Yeah, we're in a restaurant in Gävle, Sweden. We're by the vad heter den? Motorway. Exactly. We have good food. And you have very good food and a very good place to, I think, mostly the passengers just stop here and they come for the dinner, even for the dinner. Yeah, actually. Yeah. It's okay. It's So it's mostly lunch. जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये रेस्टोरेंट E4 मोटरवे के बिल्कुल ऊपर बना है। बहुत खूबसूरत लोकेशन है और ये
सामने से जो ट्रैफिक आ रही है ये स्टॉकहोम की जानब जा रही है और दाएं जानब जो जाने वाली गाड़ियां हैं वो स्वीडन के शुमाल में सुनसवाल और उमियों की तरफ जा रही हैं। तो अब हमने लंच यहाँ कर लिया है और लंच करने के बाद अब अगला मरहला यहाँ येवले से सुनसवाल की जानब जो है वो हम रवाना हो रहे हैं। इस सफ़र में मेरा नवासा इब्राहिम भी हमारे साथ है और ये भी खूब इंजॉय कर रहा है और इसको बहुत शौक़ था कि हम उमियों की तरफ जाएं। क्यों इब्राहिम, आपको शौक़ है? इब्राहिम, मुझे पसंद है उमियों आपको पसंद है? आप क्या देखना चाहते हो वहाँ पे? मुझे देखते मामू किससे ये पढ़ना है। ये देखना चाहता है कि इसके मामू वहाँ जो मेडिसिन में पढ़ रहे हैं वो देखना चाहता है कि वो मेडिकल यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल कैसा है। ये हम सोदनहम जो टाउन है इसके पास से गुजर रहे हैं और साथ फालुन भी इसी तरफ है। ये भी एक बहुत खूबसूरत टाउन है और जो साहिल समुंदर के बिल्कुल साथ है और इसकी तारीख तकरीबन 4 सदियाँ पुरानी है। तो यहीं से गुजरते हुए अब हम जो है आगे सुनसवाल की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हम ओन्सखिल्सविक सिटी से गुजरते हुए आगे हम उमियों की जानब जा रहे हैं और अब रात होना शुरू हो चुकी है, लेकिन चूँकि यहाँ पे अब भी थोड़ी बर्फ़बारी है तो इस वजह से जो है ना वो थोड़ी रोशनी क्या extra andra måste för att jag orkade inte förstå pannkaka. Och pannkaka får mig att jag inte orkade äta det. Och därför gick jag ner och äter. Just nu är vi på en bro och jag ser lite vaxig. हम रात को यहाँ उमियों में पहुँचे थे और आज ये 20 मार्च की सुबह है और आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी जो है वो बर्फ़ के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं और यहाँ काफ़ी सर्दी है। जबकि स्टॉकहोम से जब हम चले थे तो वहाँ पे सूरत हाल इससे थोड़ी मुख्तलिफ थी। वहाँ पर जो है वो बर्फ़ का नामो निशान नहीं था, लेकिन उमियों चूँकि स्वीडन के शुमाल में है, यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है और यहाँ तक अभी तक बर्फ़ जो है वो मौजूद है और रात को भी हल्की सी बर्फ़बारी हुई, लेकिन जो पहले से बर्फ़ मौजूद थी वो अब भी बहुत बड़े बड़े ढेर यहाँ पे हैं। ये उमियों एलीट होटल के बाहर हम खड़े हैं। ये बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर वाक़या है और बड़ी खुशबू इमारत है इसकी। तो अभी सुबह का वक्त है, अभी हमने नाश्ता करना है तो अभी हम नाश्ते के लिए होटल में जा रहे हैं और इसके बाद शहर के कुछ और मनाज़र भी आपको दिखाते हैं। ये मनाज़र भी उमियों सिटी के मरकज़ी इलाके के हैं जहाँ पे शॉपिंग मॉल्स भी हैं, ख़रीदारी के लिए दुकानें हैं और ये यहाँ का जो मरकज़ी बस स्टेशन है वो है जहाँ से इस शहर के गिरदोरमा में बसेस वगैरह जाती हैं। तो ये आम दिनों में बहुत मसरूफ़ इलाका होता है, लेकिन चूँकि आज हफ्ते की सुबह है तो इतने ज़्यादा अभी यहाँ पे गहमा गहमी नहीं है। और दूसरा ये जो रीजन है ये कोरोना से काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है और तीसरी लहर यहाँ ख़ासी शिद्दत से आई है, उस वजह से भी यहाँ पे लोगों की आमदरफ्त काफ़ी कम है। ये उमियों यूनिवर्सिटी के कैंपस का हिस्सा है और यहाँ इस शहर में बहुत ज़्यादा तालिब इल्म पढ़ते हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक 30,000 से ज़्यादा तालिब इल्म जो हैं वो उमियों शहर में मुख्तलिफ जो कोर्सेज़ हैं उनमें वो आला तालीम हासिल कर रहे हैं और ये सारा एरिया जो है वो कैंपस एरिया है। इसके साथ यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो भी वाक़या है जो कि स्वीडन के
بڑے ہاسپٹلز میں جس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ بھی امیو یونیورسٹی کے مین کیمپس کے مناظر ہیں، اور امیو یونیورسٹی میں بہت سے شعبہ جات جو ہیں ان کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، جس میں میڈیسن ہے، ہیومینٹیز ہے، اکنامکس ہے، اور ٹیکنیکل اور سائنس کے شعبہ جات شامل ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہی یہاں پہ جو یہاں کا ہاسپٹل ہے وہ بھی امیو یونیورسٹی کا جو طبی تحقیق کا اور میڈیسن کا شعبہ ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو دیگر ممالک سے ڈاکٹرز جو ہے وہ سویڈن آتے ہیں، اور انہوں نے یہاں اگر انہوں نے ملازمت اختیار کرنی ہے تو ان کو جو امتحان دینا پڑتا ہے وہ یہاں کا جو امیو یونیورسٹی کا جو میڈیسن کا شعبہ ہے، میڈیکل فیکلٹی ہے، وہ ان کے امتحان لیتی ہے، اور وہی ان کے جو ہے وہ پیپرز جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے۔ تو یہ کافی عرصے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو غیر ممالک سے ڈاکٹرز آتے ہیں ان کا جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ بہت سخت پیپر ہوتا ہے، اور اس سال بھی جو فروری میں غیر ملکی ڈاکٹر جو سویڈن آئے تھے وہ صرف 20% ڈاکٹرز پاس ہوئے تھے، تو اس پہ کافی تنقید آئی۔ تو اس کا حل انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی جو میڈیسن شعبے کے اسٹوڈنٹس تھے، یہاں پہ تقریباً 11 سیمسٹر ہوتے ہیں میڈیسن کی تعلیم کے، تو 6 سیمسٹر کے جو طالب علم تھے ان کو وہی پیپر دیا، اور 6 سیمسٹر کے 60% طلبہ نے اس کو پاس کیا۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو 10ویں سیمسٹر کے طالب علم تھے جن کا ابھی ایک سیمسٹر رہتا تھا اور ابھی انہوں نے ہاؤس جاب بھی کرنا تھا، تو ان کے جو ہے وہ تقریباً 75% اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے اس امتحان کو پاس کر لیا، لیکن غیر ملکی صرف 20% جو ہیں وہ اس ٹیسٹ کو پاس کر سکے۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سویڈن کی جو میڈیسن کی تعلیم ہے اس کا معیار دنیا کے دیگر ممالک میں دی جانے والی طبی تحقیقی یا میڈیسن کی جو ایجوکیشن ہے اس میں کس قدر فرق ہے۔ بہرحال یہ امیو یونیورسٹی کے مناظر یقیناً آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور وہی ملک دنیا میں ترقی کرتے ہیں جہاں تعلیم اور تحقیق میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔